जी विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोग जो चैप्टर का शुरुआती क्रम में सीखे थे कि सहखंडज कैसे निकालें। आपने सीख लिया था कि सहखंडज कैसे निकाल पाएंगे, और इसके आगे के क्रम में हम लोगों को ये सीखना है कि किस तरह से हम लोग किसी दिए हुए आव्यूह का हम लोग इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमेय हैं, 2-4-5 प्रमेय हैं। उन प्रमेयों को जोड़ करके हम लोग किसी आव्यूह का, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमेय नंबर 1 देखते हैं। प्रमेय नंबर 1 में सबसे पहला प्रमेय ये कह रहा है कि यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है, ए है, एडजॉइंट ए इंटू ए आव्यूह है, तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए आई, जहां आई n कोटि का तत्समक आव्यूह होता है ना। इनके कहने का मतलब क्या है कि यदि ए को मान लें हम लोग n को 3x3 का एक आव्यूह ले लें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और यहाँ a31 a32 और a33 है ना। ए एक आव्यूह ले लें, a इक्वल टू a11 a12 a2 a13 a21 a22 a33 a31 और a32 a33। अब इस आव्यूह का एडजॉइंट ए जब भी कभी लिखते हैं तो आपने बताया था, सीखा था कि किसी भी आव्यूह का जब हम एडजॉइंट लिख रहे होते हैं तो जो एडजॉइंट होता है उस आव्यूह का उसके सहखंडों से बना आव्यूह होता, अर्थात एडजॉइंट ए बराबर होगा, सहखंड क्या होंगे, सहखंड होंगे a11 a12 a13 है ना, a13 यहाँ a21 a22 और a23 यहाँ a31 a32 और a33 है ना। ये क्या रहा, एक आव्यूह रहा जो 3x3 का के एडजॉइंट ए जो प्राप्त हुआ वो 3x3 आव्यूह के सहखंडों से बना आव्यूह होता है। तो सहखंड से बना आव्यूह एडजॉइंट ए, अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए यहाँ देखते हैं कैलकुलेट करके कैसे निकालें। ये देखिए हम लोग रखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके कहने का मतलब दो आव्यूह हैं, यहाँ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 का हम लोग गुणा किससे करा रहे हैं, इसके सहखंड से, a11 a12 a13 a21 a22 और a23। यहाँ आगे लिखेंगे अगर तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा a31 a32 एंड a33, ये एक आव्यूह हम लोगों को मिल जाए। अब ये जो दोनों आव्यूह हैं इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कॉलम का गुणा किससे कराते हैं, रो के साथ कराते हैं। एक चीज और हमने सीखा था, इसके पहले एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे। वह प्रमेय क्या था, किसी पंक्ति अथवा कॉलम, हम लोग प्रमेय पढ़े थे। जैसे मान लीजिए एक प्रमेय है a11 a11 a21 a21 a1 सॉरी ऐसे लें a12 a12 और a13 इंटू a13। मतलब ये प्रमेय ये कहता किसी सारणी का मान क्या होता है, किसी सारणी का मान किसी रो और किसी रो का जब उसके उसी रो के सापेक्ष सहखंडों के साथ गुणा करा देते हैं तो हमें आव्यूह का मान प्राप्त हो जाता है, उस आव्यूह का सारणिक मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें पता है कि इसका गुणा इस रो कॉलम के साथ होगा, तो गुणा अगर होगा तो ये जो आव्यूह ए है उसका डिटर्मिनेंट मान होता है। उसी तरह से हम जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट मान ए मिलेगा।
और एक चीज मैंने और बताया था आपको प्रमेय में कि जब रो का किसी अगले सकंडज अवयव से गुणा करा तो उसका मान 0 हो जाता है। उसी तरह से जब ये तीसरे के साथ कराएगा तो 0 हो जाएगा। अब दूसरे को उठाएंगे, इस वाले को, जब इस वाले को उठाएंगे तो पुनः ये दूसरे रो का अवयव, तो दूसरे रो के सापेक्ष जो सखंडज होगा उसके लिए वैल्यू देगा, अन्य के लिए 0 देगा, इसके लिए 0 देगा, इसके लिए भी 0 देगा, दोनों के लिए 0 देगा, इसके लिए भी 0 देगा, इसके लिए भी 0 देगा, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट ए देगा। उसी तरह से तीसरे को घुमाएंगे तो इसके सापेक्ष 0 देगा और इसके सापेक्ष डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। यहाँ 0 और 0 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ दे रखा है तो हमें इस मल्टीपल वैल्यू मिल गई। अब मल्टीपल वैल्यू में से हम लोग क्या करें, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक चीज कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लें तो यहाँ 1, यहाँ हमको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। और इसी को इकाई का तत्समक अवयव 3x3 का इकाई का तत्समक अवयव कहेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और हमारा जो प्रूफ था उसी तरह से था, जो हम लोग प्रूफ पढ़ना चाह रहे हैं तो वही प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए पर मैं यही करा, या एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होता है, ए आई के क्या होता है, बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के क्या होता है, बराबर होता है। यही प्रमेय में प्रूफ करना था। उसी तरह से चाहे तो हम लोग एडजॉइंट ए को पहले लेकर के ए को बाद लें, वही गुणनफल पुनः ये हम लोग प्रमेय जो पढ़े इस प्रमेय को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके पुनः हम प्राप्त कर लेंगे कॉमन फैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेकर के हम लोग पुनः ये चीज अप्लाई करके फाइंड आउट कर लें। समझ में आया बात। तो हमारा पहला प्रमेय ये प्रूव करता है कि किसी भी अवयव, ये इस प्रमेय से सीखने के लिए मिलता है कि किसी भी अवयव का अगर हम लोग गुणा उसके सहखंडज के साथ कराते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वह उस अवयव के सारणिक मान और इकाई के तत्समक अवयव के रूप में बदल जाता है। ये इस प्रमेय को दर्शा रहा। अगला प्रमेय सीख रहे हैं। अगले प्रमेय में ये कह रहा है कि एक वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है अगर ए इक्वल टू 0। ये हमेशा हम लोग फैक्ट ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या व्युत्क्रम है, जैसे हम लोग जानते हैं P बटे Q है ना, या Q बटे P, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो Q बटे P होगा। अगर हम लोग P बटे Q को परिभाषित तभी समझते हैं जब Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह से हम लोग Q बटे P को भी तभी परिभाषित समझे जब P नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, मतलब सिंगुलर कहलाता है यदि a इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। जैसे एक अवयव ले लीजिए a 2 4 और यहाँ पर 8 16 है ना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ 32 माइनस 32 कितना हो चुका 0, और 0 का जब हम लोग व्युत्क्रम कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, जिसे बोलते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय नहीं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे इस प्रमेय को कि अगर कहीं भी अगर पूछे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है, तो अगर उसका सारणिक मान 0 है तो उसका अस्तित्व नहीं है, अगर सारणिक मान 0 नहीं है तो उसका अस्तित्व होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता यदि नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अगला प्रमेय वही उसी का जस्ट उल्टा है कि अगर कोई वर्ग अवयव ले लें जैसे 2 5 9 और 8, ये इस तरह से अवयव ले लें, अगर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मान लें 8 का मल्टीप्लाई 16 और 9 से 45, तो ये पॉजिटिव आए अथवा निगेटिव आए इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म या तो पॉजिटिव फाइंड आउट करेंगे या तो निगेटिव, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों को कितना मिलेगा, अगर घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पर कितना मिलेगा 29 है ना, माइनस 29। तो कोई भी अवयव अगर ए व्युत्क्रमणीय होगा, नॉन सिंगुलर होगा, व्युत्क्रमणीय होगा यदि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर किसी सारणिक का डिटर्मिनेंट मान 0 नहीं है तभी वो व्युत्क्रमणीय होगा, अन्यथा वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय यह है यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोट के व्युत्क्रमणीय अवयव हों
तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोट के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग मल्टीपल फॉर्म पढ़े हैं कि ए बी अगर क्या दोनों एक ही कोट के, जैसे हम लोग एक चीज पढ़े थे, जैसे ए एम क्रॉस एन हो और इसमें गुणा बी पी क्रॉस क्यू हो, तो ये अगर इक्वल है तो जो अवयव ए बी मिलता है वो ए बी किसका होता है, एम क्रॉस क्यू का होता है। लेकिन हम लोग तो ये जान रहे हैं कि ए एन क्रॉस एन का है, बी भी क्या है, एन क्रॉस एन का है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी भी किस क्रॉस का मिलेगा, एन क्रॉस एन का ही मिलेगा। तो अगर एन क्रॉस एन का है और मल्टीपल आपने ए बी और बी ए किया, तो मल्टीपल फॉर्म भी अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालें, इनवर्स फॉर्म है ना, 1/AB का ए बी एन क्रॉस एन निकाले, तो ये जो अवयव मिलेगा सी वो भी एन क्रॉस एन का ही होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी ए बी दोनों एक ही व्युत्क्रम, ए बी दोनों एक ही कोट के व्युत्क्रमणीय हैं, तो चाहे ए बी निकालिए चाहे बी ए भी निकालिए, उसी कोट का व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, एन क्रॉस एन का ही ये क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक, आगे समझते हैं। अवयवों के गुणनफल का सारणिक, गुणनफल का क्या निकाले, सारणिक, उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि कोई अवयव का सारणिक लें तो उनके क्रमशः ए और बी के सारणिक के समान होता है, जहां ए तथा बी समान कोट के क्या होते हैं, वर्ग अवयव हैं। ठीक, तो ए तथा बी समान कोट का क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। एक चीज और हम लोगों ने सीखा है कि यहां पर अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि यदि कोई अवयव कुछ इस प्रकार से हो तो क्या होता है, हम लोगों ने कहा कि ए इंटू, एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग एक बार और कर लेते हैं। यहां पर ए दे रखा था क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए आपने फाइंड आउट किया है। यहां पर क्या फाइंड आउट किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, ठीक, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक प्रमेय और यहां हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, यहां पर प्रमेय एक और है कि अगर हम इसका सारणिक मान निकालें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा निकालें, तो इसका भी हम लोग सारणिक मान लेंगे, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, इस तो 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि किसी पंक्ति अथवा कॉलम में से, अभी क्या था, अवयव में क्या होता है कि आप कॉमन जब लेते हैं तो प्रत्येक अवयव से कॉमन होता है अवयव में, लेकिन सारणिक में जब कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव से कॉमन नहीं होता है। अर्थात यहां से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम से, तो यहाँ पर 3 बार कॉमन होगा तो 3 घात हो जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहां पर अगर हम लोग सारणिक मान लिखें तो अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा था क्या, कि किसी भी, अभी इसी के पहले हमने प्रमेय पढ़ा है कि ए बी का जो किसी सारणिक के गुणनफल, किसी अवयव के गुणनफल का सारणिक मान उनके अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रमेय हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा था, वही चीज के नाते हम पीछे आप आकर के समझा रहे हैं आपको कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिख सकते हैं अलग अलग अगले वाले प्रमेय से। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू दे देगा, है ना, एक की वैल्यू दे देगा, तो ये क्या था, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू ये एक पावर को कम कर देगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2। और ये जो कोटि था इस अवयव के कोटि एन कोटि का है, तो यहां पर देखिए एन कोट जो है देखिए 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन पावर कितना है 2। अगर हम लोग इस साड़ी को देखें तो 3 क्रॉस 3 में लेकर के सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर पावर 2 है, अर्थात एक पावर कम होता है। कभी भी किसी भी अवयव के सखंडज का सारणिक, कभी भी किसी अवयव के सखंडज का सारणिक मान जब हम लोग निकालेंगे तो सखंडज का सारणिक मान निकालने से अच्छा है डायरेक्टली उस अवयव का सारणिक मान निकालिए और उस पर n-1 का घात लगा दीजिए। अगर 3 का 2 क्रॉस 2 का है तो वही होगा सखंडज मान, सारणिक मान।
और यदि वह 3x3 का है तो 2 पावर n-1 लगाएंगे, 4x4 का है तो n-1 मतलब 3 का पावर लगाएंगे। तो एक चीज और यहाँ नया आपको सीखने के लिए मिल गया कि किसी भी आव्यूह का सहखंडज का शारीरिक मान उस निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है उस आव्यूह का ही डायरेक्ट शारीरिक मान निकाल करके घात के रूप में क्या करें, सॉल्व करें, है ना। तो इसी प्रमेय को हमने आगे बढ़ाया था और उससे एक नया चीज हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया अर्थात जोड़ लिया। आगे देखते हैं। यही था प्रमेय इसके पीछे कि ए बी का शारीरिक मान अलग अलग शारीरिक मान के क्या होता है, बराबर होता है ना। आगे देखते हैं इसी के क्रम में। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात ए से ए इनवर्स का अस्तित्व तभी माना जाता है जब ए क्या हो, एक तरह से क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो। ए क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो, तभी ए से ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। प्रूव करके देखते हैं कैसे। यदि हम लोग मान लें इसमें कि ए एक n कोटि का आव्यूह है और n कोटि का तत्समक आई जो है एक तत्समक आव्यूह आई n कोटि का है, और एक संक्रिया हम लोग इस प्रकार समझें कि ए बी बराबर क्या हो, बी ए बराबर क्या हो, आई। अगर हम लोग क्या करें, किसी आव्यूह के साथ गुणा करें तभी भी, किसी ए आव्यूह का किसी आव्यूह के साथ हम लोग क्या करें, गुणा कराएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, या उस आव्यूह से उसमें ए में गुणा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले अगर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो शारीरिक मान है ए बी का बराबर शारीरिक मान बी ए बराबर शारीरिक मान आई, है ना। तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसको चाहे इसको पढ़ा था कि इसको तोड़ सकते हैं, किसमें, इसको इसके इक्वल कर दें, इसको तोड़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आई का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आई का जो डिटर्मिनेंट मान होता है एक होगा। तो एक तभी मिल सकता है जब जो डिटर्मिनेंट ए हो जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गया चाहे बी ना जीरो, तब अगर ये ए जीरो हो गया तो ए कभी वन, ये जो एक फाइंड आउट करना वो हमें कभी मिलेगा नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो हमारा जो समीकरण था कि एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी है जब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, अस्तित्व तभी है कि जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। इसी के पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्युत्क्रमणीय होने के लिए कभी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, व्युत्क्रमणीय होने के लिए वैल्यू जीरो नहीं होनी। अगर मान लिया जाए हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे कहीं, है ना, तो ये चीज जान लीजिए, कभी कहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके हैं व्युत्क्रमणीय निकालने का। हमको एक फॉर्मूला जानना चाहिए कि किसी आव्यूह में उसी कोट के तत्समक आव्यूह से गुणा कराते हैं या तत्समक आव्यूह का उसी कोट के आव्यूह के साथ गुणा कराते हैं, तो ये किसके बराबर मिलता है, इकाई का तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। किसी आव्यूह में अगर तत्समक आव्यूह का गुणा कराएंगे तो इकाई का तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। सॉरी, इसका जब किसी आव्यूह में इकाई के तत्समक आव्यूह या इकाई के तत्समक आव्यूह के साथ उस आव्यूह का गुणा कराते हैं तो आव्यूह का वही मान प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर हम इसको इस साइड में भेजते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू ए बाई ए। इसको वन नहीं समझेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बराबर आई। तो आगे से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखेंगे आई इक्वल टू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई। अब अभी हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा है ना, कौन सा प्रमेय पढ़ा है उसको देखते हैं। वो प्रमेय ये था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या पढ़े थे हम लोग,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल आई पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई पढ़े, अभी एक प्रमेय हम लोग पढ़े, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एक प्रमेय अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं यहां से, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ए से अगर डिवाइड कर दें तो ए डिवाइडेड एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख दें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई, है ना। अब इसको हम लोग कर दें ए बी बराबर क्या बी ए। अभी अब हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा इसको कि किसी अवयव के साथ उसी कोट के अवयव के साथ क्या करें, व्युत्क्रम गुणा कराएं, क्या प्राप्त हो जाए, उसका इकाई का तस्मक अवयव आई प्राप्त है। मेरे कहने का मतलब ये, इस पूरे वैल्यू को आप बी मान लीजिए, इसको क्या मान लें, बी माने, तो बी माने या कुछ भी माने, एक चीज हम लोगों ने अभी एक प्रमेय पढ़ा है इस तरह से, क्या पढ़ा, इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, हम लोगों ने यही पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई पढ़ा है ना। तो यहां से हम लोगों को एक फार्मूला मिल जाता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कभी भी किसी अवयव का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इनवर्स, है ना, या व्युत्क्रम, किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव प्राप्त करना होगा, तो आगे से हम लोग उसका एडजॉइंट सहखंडज अवयव निकालेंगे और उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, उसके सारणिक मान से, ठीक।